तो नेचुरल फिनोमेना वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने ये सीखा कि किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चार्जेस का बिहेवियर कैसा है, मतलब दो सेम चार्जेस आपस में कैसे बिहेव करेंगे, और अगर चार्जेस का नेचर अपोजिट रहा तो अपोजिट चार्जेस वाले लोग आपस में कैसे बिहेव करेंगे, ये हमने सीखा, है ना। और उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि चार्ज का ट्रांसफ़र भी होता है। डन, चार्ज क्या होता है आपका, ट्रांसफ़र भी होता है। तो एक्चुअली हम लोगों के जो चैप्टर की शुरुआत थी कि जब बहुत तेज़ बादल गरजता है, झन 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 करके बारिश गिरती है, बिजली कड़कती है, तो वो जो बिजली वाला कंसेप्ट है ना, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट। अब हमारे अंदर इतनी सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धि आ गई है कि अब हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ग्रास्प कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो, जब बहुत तेज बारिश होती है या आंधी तूफान चलता है तो होता क्या है, दो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं जो आपको एकदम ओरली पता होने चाहिए। भले ही आपको ये बड़ा सा ब्रीफ लाइटनिंग वाला पता हो या ना पता हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हवा रहती है, ठीक है, जो हवा का डायरेक्शन रहता है, वो हवा का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है, मतलब ऊपर की तरफ हवा जाना चाहती है। और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर से नीचे धरती की तरफ आना चाहते हैं। तो इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नीचे कलेक्ट होते हुए मिलेंगे और आपको एयर क्या होगी, ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो जो ऊपर की तरफ जो अपर साइड है, उस अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए होंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है, डाउन वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो चीज़ें अब क्या हो रही है, सेपरेट आउट हो रही है। तो नीचे वाले पार्ट में आपको कैसे चार्जेस देखने को मिल रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, एज वेल एज हम लोगों का जो ज़मीन होती है, हमारा जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के पास भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि तुम ये देखो, एक तरफ का सैंडविच बन गया है। जो अपर एटमॉस्फेयर है वो भी पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, जो नीचे का ज़मीन है उसके आसपास भी पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और उन दोनों के बीच में सैंडविच के जैसे नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है, बाप का जमा हो गया है। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस होती जाएगी। अभी पॉजिटिव चार्ज आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं, कुछ देर बाद बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, है ना, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, आप लोगों की बढ़ने लगेगी, बराबर। अच्छा, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या आएगी कि चार्जेस, देखो हवा के बारे में मैं पहले ही बता दूं, हवा जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है आपके इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब हवा के अंदर से नॉर्मल कंडीशंस में बिजली कंडक्ट नहीं होती। तुम ट्राई करके देख सकते हो, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स हैं, ऐसे देखना 3 गड्ढे होते हैं, जिन गड्ढों में हम लोग चार्जर फिट करते हैं और अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, एक्सेट्रा चीज़ों को चार्जिंग में लगाते हैं, है ना। हाँ मैडम, होते तो हैं। तो वो जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मान लेते हैं आपने वहाँ पे चार्जर नहीं लगाया, आपने जस्ट सॉकेट का बटन ऑन कर दिया और कोई चार्जर फिट नहीं किया, तो एक बात बताओ, बिजली तो आ रही होगी बाहर। यस मैडम, बिजली तो आ रही है। आपने क्योंकि कोई चार्जर अगर लगाया होता तो वो चार्जर के अंदर बिजली चली जाती और उससे आपकी डिवाइस चार्ज होती, लेकिन आपने तो चार्जर ही नहीं लगाया। तो इसका मतलब वहाँ से बिजली तो निकल रही है, लेकिन क्या वो बिजली हवा में आ रही है? नहीं। अगर सोचो हवा में आती तो हम लोगों को झटका नहीं लगता, जहाँ भी हम लोग सॉकेट बंद करना भूल जाते हमें हवा में बिजली फैल जाती और हम लोगों को झटका लगने लगता। हमें नहीं लगता है। कई बार देखना, तुम में से कई लोगों की आदत होगी और सॉकेट से प्लग को बंद नहीं करते, ऐसे ही चार्जर निकाला, बटन ऑन करके घूमने चले जाते हैं। अगर मान लेते कल को ऐसा हो जाता तो बिजली हवा में फैलने लगती, हमें तो हमेशा झटके लगने लगते। तो ऐसा नहीं होता है
क्यों क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हवा के अंदर से बिजली कंडक्ट नहीं होती। बट जब ये थंडर स्टॉर्म होता है, जब बारिश कड़कती है, जब ये सारी सिचुएशन आती है, तब एक्चुअली चार्जेस इतने ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिएट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिएट हो जाते हैं कि जो एयर बिजली कंडक्ट नहीं करती है, उस एयर के अंदर से भी अब चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। नॉर्मली जो एयर होती है क्या होती है? बिजली कंडक्ट नहीं करती, चार्जेस को फ्लो नहीं करवाती, लेकिन अब चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, कि आपकी जो बेचारी एयर है उसके अंदर से चार्जेस क्या होने लगते हैं? फ्लो होने लगते हैं। जैसे कि एक बैग है, मान लो बैग में आपने कपड़े भरे हैं, बैग की कैपेसिटी होती है, आप अगर उसको बार बार कपड़े उसमें ठूस के भरते जा रहे हो, बैग फटेगा कि नहीं फटेगा? बिल्कुल फट जाएगा। जैसे टंकी होती है, टंकी के अंदर पानी भरने की कैपेसिटी होती है, अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का पानी भर देंगे तो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, राइट? तो वैसे ही एयर की कैपेसिटी ज़ीरो थी, वो चार्जेस को नहीं लेती थी, बट अब चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए कि वो एयर को धमकी देते हैं, एयर तू कैसे नहीं करेगी कंडक्ट, रुक तेरे को बताते हैं, तेरे को तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा। और वो बेचारी एयर को धमका कर कैसे भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा लेते हैं। और जब ये चार्जेस फ्लो होना शुरू होते हैं ना, पता है क्या होता है? ये वाले पॉजिटिव चार्ज और ये वाले निगेटिव चार्ज मीट करते हैं, ये वाले निगेटिव चार्ज और ये वाले पॉजिटिव चार्ज आपस में मीट करते हैं, और जहाँ पे ये लोगों का मीटिंग पॉइंट होता है ना, वहीं पे गड़गड़ 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 करके बिजली चमकती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। देखो चिंगारी, जब चिंगारी निकलती है तो लाइट भी दिखती है और चर्र करके आवाज़ भी आती है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि हमें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई आती है और हमें बहुत तेज़ क्या दिखती है? बिजली कड़कती हुई दिखती है। और इसी तरीके से हम लोगों को बिजली आसमान में प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें कोई श्राप दे रहे हैं, हमने कुछ बुरा कर दिया है और जिसकी वजह से अब बिजली कड़क रही है, आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये होता है आप लोगों का क्या कहते हैं, लाइटनिंग वाला एंटायर फिनोमेना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये पॉइंट ना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म व्हाट हैपन्स, ठीक है, व्हाट हैपन, क्या क्या होता है जब बारिश आने वाली होती है या आंधी तूफान चल रहा होता है। तो याद रखना एयर का जो फ्लो है वो अपवर्ड होता है और जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के पास, ज़मीन के पास कैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ऊपर की तरफ कैसे चार्जेस होते हैं? क्लाउड्स के पास कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, है ना। और क्लाउड के नीचे की तरफ कैसे चार्जेस होते हैं? क्लाउड के नीचे की तरफ कैसे चार्जेस होते हैं? आप लोगों के निगेटिव चार्जेस होते हैं। ध्यान रखना, क्लाउड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, क्लाउड में नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज, और ज़मीन में किस तरफ के चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस। आपको ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ड्रॉ करने को भी आ सकता है कि ड्रॉ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस विच लीड टू लाइटनिंग, जिनकी वजह से क्या होती है? आप लोगों की लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, बिजली कड़कती है। तो खैर ये जो लाइटनिंग वाला एंटायर फिनोमेना था, ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले लाइटनिंग के दौरान क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं उस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं, है ना। और हमने ये भी देखा है कि जब लाइटनिंग होती है तो उससे हम खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं। डन। तो अभी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको एक और नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बात की गई है, दैट इज़ अर्थक्वेक, दैट इज़ भूकंप, ठीक है। तुमने बचपन से सुना होगा, जैसे कई बार हम लोग क्यूरियोसिटी वश अपने पेरेंट्स लोगों से पूछ लेते हैं कि पापा मम्मी भूकंप क्या है, तो वो बताते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, राइट। दैट हिलना इज़ नोन एज अर्थक्वेक। हमारे अर्थ के अंदर तुम देखो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग मिट्टी की लेयर्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो ये डायग्राम दिया है कि अर्थ की आउटर लेयर को क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं, उसके अंदर वाले पार्ट को आउटर कोर कहते हैं, और सबसे अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। तो अर्थक्वेक की वजह से, मतलब अर्थक्वेक के दौरान होता क्या है?
तो अर्थक्वेक के दौरान होता ये है कि हम लोगों की जो अर्थ के अंदर की ये जो लेयर्स हैं, अलग अलग क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, इनमें कुछ डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। ठीक है, ये हिलने डुलने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये प्लेट्स जाने लगती हैं, मोशन करने लगती हैं, है ना, बराबर एक दूसरे से टकराने लगती हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम समझाया गया है। देखो अभी ये ग्रे कलर की प्लेट है, ये आपकी कुछ मान लेते हैं मिट्टी कलर की प्लेट है, सब कुछ नॉर्मल है। जब ये दोनों, ये प्लेट इधर जाने लगी, ये प्लेट इधर जाने लगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हैं, ये फिसल रही हैं, एक साथ चिपकी हुई नहीं है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं अर्थ प्लेट्स, तो इन्हीं के रगड़ने की वजह से भूकंप आता है। ऐसा नहीं है कि भूकंप किसी स्पेसिफिक कंट्री में आता है, हर वक्त कभी ना कभी भूकंप आता ही रहता है। अभी हम लोग जैसे बैठे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अर्थ में कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टम स्टेबल है, तो ऐसा नहीं होता है। अर्थ के अंदर उसकी प्लेट्स हमेशा मोशन करती हैं, बट कई बार ये मोशन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना तीव्र हो जाता है कि हम बेचारे लोग इस पर्टिकुलर मोशन को क्या नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। हमारी अर्थ के ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, है ना, जो बड़े बड़े घर बने होते हैं, पेड़ बने होते हैं, ब्रिजेस बने होते हैं, डैम्स बने होते हैं, सब टूट जाते हैं। ठीक है, ये सब होने लगता है। और क्योंकि इन्हीं ब्रिजेस, इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर इंसान, जानवर सब रहते हैं, तो जब ये बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें हमारे ऊपर गिरती हैं, तो हम लोगों की लाइफ इससे क्या होती है, डैमेज होती है, हमारी जान माल का खतरा होता है। जैसे एक बहुत ही बेसिक सी आपको जानकारी दी थी कि 8 अक्टूबर 2005 को उरी, ठीक है, और टंगधार, ये दो आपके नॉर्थ कश्मीर के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। और उससे पहले 26 जनवरी को 2001 में भुज में, आप लोगों के गुजरात में, एक और भूकंप उस दौरान भी आया था। तो इस भूकंप के दौरान होता क्या है कि आपकी जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये देखो ऐसे गिर जाती है। हम लोग देखो कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डिंग्स को बनाते हैं, है ना, पूरा कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, सरिये इस्तेमाल करते हैं, बट ये भूकंप जब वो अर्थ के अंदर प्लेट्स का जो मोशन होता है, वो इन सब को क्या कर देता है, गिरा देता है। तो अगर किसी ने लेट से तुमसे पूछा, है ना, कि भूकंप आखिर है क्या, तो भूकंप इज बेसिकली शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर उसके हिलने डुलने के प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका आंसर नंबर 1 है कि अर्थक्वेक ये है। बट ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा अर्थ के अंदर होता क्यों है। तो हमने क्या बातचीत की कि अर्थ के अंदर हमेशा उसकी जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूस मोशंस करती हैं। कई बार ये मोशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ड्रास्टिक एंड खतरनाक, कि जिसकी वजह से ये मोशन की वजह से भूकंप आ जाता है। राइट, ओके। तो जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स। पहले तो व्हाई इट अकर्स पे हम बाद में बात करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन इट अकर्स, अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे भूकंप आ गया तो होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि आप लोगों के जो ब्रिजेस हैं, जो डैम्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो लोग हैं, उन सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ये क्या कर देता है, डैमेज पहुंचा देता है। सो दिस इज आवर आंसर नंबर 2। इवन कई बार पता है भूकंप की वजह से जो अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे सुनामी का आ जाना, कहीं की ज़मीन की मिट्टी खिसक जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब भी होने लगता है। ठीक है, ये ऐसा भी होने लगता है। और एक बहुत बड़ी सुनामी 2004 में आई थी हमारे इंडिया में, बहुत लोगों की जानें उस वक्त गई थी। इंडियन ओशंस में आई थी ये सुनामी 26 जनवरी 2004। ये डेटा है, स्कूल में आराम से पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। ये बताइए सुनामी कौन सी ईयर में आई थी। ठीक है, बराबर। तो ये जब भूकंप होता क्या है और भूकंप के आने के बाद से दिक्कतें क्या क्या होती है। बट द पॉइंट इज, मैडम क्या भूकंप को रोका जा सकता है क्या। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लाइटनिंग जो होती है ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। हम लाइटनिंग को होने से तो नहीं रोक सकते, बट हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में हम लोग क्या लगा सकें, बड़े बड़े पोल्स लगा सकें। जो पर्टिकुलर पोल्स वो सारी की सारी
जो लाइट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे और उससे बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो। तो वैसे ही अगर मान लेते कल को भूकंप आ जाता है या भूकंप हो रहा है तो हम क्या करें ताकि भूकंप से खुद को क्या कर सके, बचा सके। तो देखो आपकी जैसी वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, वेदर रिपोर्ट्स में लोग बताते हैं आज के मौसम का हाल ये है, आज यहाँ बारिश होने की संभावना है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वहाँ वैसा हो सकता है। तो वैसे ही हमारे जो रिसर्चर्स लोग हैं ये लोग भी अपने लैब्स में बैठकर कंटिन्यूअस अर्थ के अंदर बजने वाली मतलब बनने वाली वेव्स को वो लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, बराबर बराबर ये लोग क्या करते हैं, वेव्स की स्टडी करते हैं। इन्हें कहते हैं सिस्मिक वेव्स। इन्हें क्या कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, जो ट्रेमर्स के थ्रू अर्थ की सरफेस में वेव्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, नोन एज सिस्मिक वेव्स। एक इन वेव्स का एक ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, सिस्मिक वेव्स जो होती हैं उन सिस्मिक वेव्स का क्या किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। और ग्राफ जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे बनता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, बताया गया है इसमें आपकी बुक में कि सिस्मोग्राफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा रॉड होता है, एक छोटा सा पेंडुलम होता है। जब अर्थ के अंदर वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो वो हिलने लगता है और उससे एक पेन अटैच्ड होती है, वो पेन भी हिलने लगती है। जैसे जैसे वो आपका पेन मतलब जैसे जैसे आपका वो रॉड हिलता है वैसे वैसे आपकी पेन हिलती है और वैसे कागज में देखो ऐसे 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 ग्राफ बनने लगती हैं। जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर, जैसे आपने देखना कभी लोग एमआरआई कराने जाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर की पूरी वेव्स बन के आती हैं, अप डाउन। तो ऐसा आप लोगों को क्या होता है, वेव बना हुआ देखने को मिलता है। स्टडी इन वेव्स की जाती है। इन वेव्स की स्टडी होने के बाद आपके रिसर्चर्स, आपके साइंटिस्ट हम लोगों को बता पाते हैं कि देखो यहाँ पे भूकंप आने की आशंका है और भूकंप इतना ताकतवर होगा। जैसे हुआ क्या था, हमारे मम्मी पापा बताते हैं 97 की शायद बात है, सीवनी में, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आई थिंक हाँ मतलब मध्य प्रदेश में ही है बट डिस्ट्रिक्ट है कि गांव है, आई एम नॉट डेट ऑल श्योर, बट सीवनी है वहाँ पे एक जगह। तो उस वक्त हमारे चाचा की वहाँ शादी थी। तो उस दौरान जब वो लोग रात में गेस्ट हाउस वगैरह में अपना रात को सो रहे थे तो वो लोग रात में पता है वाइब्रेशंस फील की थी उन्होंने, दैट हार्डली फॉर 2 सेकेंड्स बताते हैं वो लोग। तो उन्होंने उस वक्त भूकंप को एक्सपीरियंस किया था। तो कई बार भूकंप इतने कम होते हैं कि आप उसको बस फील कर जाते हो, पता भी नहीं चलता है, कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है। बट कई बार इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि बिल्डिंग्स को तक गिरा देते हैं। तो वैसे ही आपके साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं, है ना, कि भैया ये जो भूकंप आने वाला है ये पर्टिकुलर भूकंप पिछले भूकंप से कितना ज़्यादा बेकार होगा, कितना जान माल का खतरा है, लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, ये इस पर्टिकुलर मशीन, इस पर्टिकुलर रिसर्च से वो बता पाते हैं। तो भूकंप की जो क्या कहते हैं तीव्रता है, कितना पावरफुल होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। इस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है रिक्टर स्केल। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिक्टर स्केल। अब ये रिक्टर स्केल यानी कि RS वो ये कहता है, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं किसी का भूकंप की वैल्यू उनकी पूरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हायर देन 7 निकल के आई है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहेगा। ठीक है, और भुज और कश्मीर में सोचो जो भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड 7.5 था, मतलब 7.5 में वो इतना डिस्ट्रक्शन करके चला गया। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हो 7.5 से, जो कि नहीं होना चाहिए, तो सोचो कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, है ना। तो ये इस तरीके से रिक्टर स्केल, इसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन सिस्मिक वेव्स, डिफाइन सिस्मोग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली जो ये मौसम विभाग है ये हमको इस तरीके की जानकारी देता है, स्पेशली उन लोगों को जो ऐसे सिस्मिक जोन्स में रहते हैं जहाँ पे प्लेट्स का मोशन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो पूरे अर्थ में प्लेट्स का मोशन होता है बहुत ज़्यादा, बट ऐसी कुछ स्पेशल जगहें हैं जहाँ पे ये मोशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग रहते हैं अभी नागपुर में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एंटायर भूकंप इतने सालों में कभी आया और ना ही आना भी चाहिए। तो
तो हम लोग एक काफ़ी हद तक सेफ जोन में रहते हैं। डन। तो ऐसे केस में जो लोग ऐसे अनसेफ जोन में रहते हैं उन लोगों को इस टाइप की जानकारी देना। वहाँ पे बिल्डिंग्स नॉर्मल तरीके से कभी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, कि बस एक पिलर खड़ा कर दिया, सीमेंट ईंटे से बिल्डिंग बना ली। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मान लेते हैं भूकंप आया तो सारी बिल्डिंग्स आपकी क्या हो जाएंगी, शैटर हो जाएंगी। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत ऊंचे ऊंचे घर बनाने, उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर कल को मान लेते हैं वाइब्रेशंस अर्थ में क्रिएट हुए भी, है ना, तो वो आपका कैसा हो, सेफ रहे, वो उतने जल्दी से टूटे ना। ऐसा नहीं कि खुद ही अपने आर्किटेक्ट, खुद ही सिविल इंजीनियर, खुद ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन गए और खुद ही काम कर रहे हैं, नहीं। हम लोगों को एक क्वालिफाइड इंजीनियर्स के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये बताया जा रहा है कि अगर आप माने थे किसी सिस्मिक एरियाज में रहते हैं तो आपको ईंटा, पत्थर, इन सारी चीज़ों का प्रयोग घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में नहीं करना चाहिए। आपको मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर वर्सेस एक ईंटा या कंक्रीट की छत गिरेगी वर्सेस अगर आपके ऊपर मिट्टी गिरेगी, दैट इज सेफ, है ना। मतलब घर आपका जितना हल्का रहेगा, स्पेशली रूफ आपकी जितनी हल्की रहेगी उतना अच्छा है। कि मान के चलते हैं कभी स्ट्रक्चर अगर गिर गया तो डैमेज मिनिमम हो, ठीक है। मिट्टी गिर रही है थोड़ा कम डैमेज होगा, पत्थर, कंक्रीट, लोहा गिर रहा है, दैट इज वेरी हार्ड, है ना। अच्छा, और आप लोगों को ऐसे सेस्मिक जोन्स में रहने वाले लोगों को स्पेशली अपने घर के जो कबर्ड्स होते हैं, अपने घर की जो अलमारियाँ होती हैं, इन्हें दीवार से चिपका के रखना चाहिए कि कल को अगर वाइब्रेशंस होते भी हैं तो ये कबर्ड और अलमारी ईजिली गिरे ना। पता चले तुम सो रहे हो, तुम्हारे बाजू में कोई कबर्ड या अलमारी हो, कबर्ड या अलमारी तुम पे गिर गई या तुम उसके नीचे दब गए, फिर तो ऐसे में अगर वो दीवार से चिपका रहेगा तो उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, राइट। अच्छा, तो बाकी छोटी छोटी बेसिक जानकारी है कि आप दीवार में कोई भी चीज़ चिपकाओ तो एग्जैक्टली अपने सोने की, उठने की, बैठने की पोजीशन उसके नीचे मत रखो। कि मान लेते तुम बैठे हुए और अचानक से तुम्हारे ऊपर ही कुछ गिर गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर भी रहा है तो ऐसा गिरे कि तुमसे थोड़ा दूर रहे वो, है ना, राइट। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताई गई है कि अर्थक्वेक्स के दौरान बिल्डिंगों में क्या लग जाती है, कभी कभी आग भी लग जाती है। तो ऐसे में उन सारी टॉल बिल्डिंग्स में क्या होने चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए अगर कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट IITs जो है उनमें आपकी रुड़की, यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, वहाँ के ये मतलब रुड़की इन द सेंस IIT रुड़की बहुत फेमस है, तो वहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की जगह ने क्या किए हैं, क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस बनाने वाला कंसेप्ट डेवलप किया है कि कल को अगर अर्थक्वेक आता भी है तो घरों को मिनिमम डैमेजेस होंगे एकदम। और अगर मान लेते हैं हम लोग घर पे हैं, हमने घर भी सब कुछ अच्छे से बना लिया, बट क्या हमको खुद को प्रोटेक्ट करने की कोई नीड नहीं है? नहीं, हमें प्रोटेक्ट करने की नीड है। जैसे हम लोगों को जब भी अर्थक्वेक आता है हमको किसी चीज़ के नीचे जाके वहाँ पे क्या करना है, छुप जाना है, टेक शेल्टर, बेंच के नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, ऐसा, ताकि अगर आपके ऊपर गिरे तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे, डायरेक्टली आपके ऊपर चीज़ें ना रहें। किसी बड़े लंबी चीज़ों से, भारी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, क्योंकि लंबे ऑब्जेक्ट धार से आपके ऊपर गिरेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट्स आपके ऊपर कैसे गिर सकते हैं बताओ, आप तो उनसे हाइटेड हो, फिर तो अब लंबी चीज़ों से दूर रहो, है ना। अगर आप बेड पर हो तो अपने सर के ऊपर तकिया रख लो और अपने हाथों को ऐसे प्रोटेक्ट कर लो अपने आजू बाजू, ताकि हमारी मुंडी पर डायरेक्टली कोई चीज़ें ना गिरे। अगर आप बाहर में हो तो आप सबसे पहले तो क्या करो, कार या बस से बिल्कुल भी बाहर मत आओ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मत आओ, है ना। अच्छा, जब तक वो आपका जो रहता है ना भूकंप, वो रुक नहीं जाता है। कोई एक खाली जगह ढूंढो जहाँ पे आपके ऊपर बिल्डिंग गिरने के चांसेस, आपके ऊपर पेड़ गिरने के चांसेस, आपके ऊपर खंबे गिरने के चांसेस मिनिमम हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर में प्रिपेयर किया जा सकता है कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स इफ़ यू आर इंडोर एंड आउटडोर, ठीक है, तब आपको ये बताना है ना। अच्छा, बाकी तो एक मैक्सिमम जानकारी हमारी इस बारे में क्रिएट हो ही गई है कि आखिर अर्थक्वेक आता कैसे है। बट याद रखना
कि अर्थक्वेक की जो स्टडी है वो काफ़ी की गई और उसके बाद ये चीज़ें पता आई। हो सकता है आपको पेपर में ये डायग्राम भी आ जाए जिसमें आपको यहाँ ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें और यहाँ डी लिख दें और बोले कि इनकी लेबलिंग करो, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो मैं बार बार मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि अर्थ के अंदर की प्लेट्स आपकी हिलती हैं, तो हर अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े को ईच फ्रेगमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड प्लेट। हर अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेट हमेशा मोशन करती हैं, हमेशा एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऊपर से होके गुजरती है। कुछ प्लेट्स के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे इंडियन प्लेट्स हैं या यूरेशियन प्लेट्स हैं या अरेबियन प्लेट्स हैं। हमेशा प्लेट्स का मोशन आपका होता ही है। उसी प्लेट्स के मोशन की वजह से अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉज क्या है अर्थक्वेक का, ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। अर्थ के अंदर उसकी अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट होना, ठीक है। कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे वीक जोन्स जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उन वीक जोन्स को हम लोग कहते हैं फॉल्ट जोन्स या फिर इन्हें कहते हैं सिस्मिक जोन्स, ठीक है, बराबर, ओके। जहाँ पे जो जगहें बाउंड्री पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगह है, तो जब ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा। तो जो लोग इस बाउंड्रीज में रहते हैं, द बाउंड्रीज में जो लोग रहते हैं या जो जगह बाउंड्रीज में होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सिस्मिक जोन्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसे कुछ सिस्मिक जोन्स क्या हमारे इंडिया में हैं? बिल्कुल हैं। आप लोगों के कश्मीर में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ में है, ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा वही आपके सिस्मिक जोन में आता है। रन ऑफ कच्छ में है, राजस्थान में है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में है, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में भी है। ये सारी की सारी जगहें आप लोगों की क्या हैं? सिस्मिक जोन्स में आती हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमें कुछ सिस्मिक जोन्स बताइए, कहाँ के? इंडिया के। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिस्मिक जोन्स है इंडिया के, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा चैप्टर नेचुरल फिनोमेना यहाँ पे समाप्त होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। बस अब आपको ये जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये याद करना है। पेपर में नो डाउट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लाइट, उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग मूव करेंगे। ज़्यादा आपको डिटेल में देखो लाइट के बारे में है नहीं, आपको लाइट के बारे में एक बहुत ही बेसिक जानकारी दी हुई है, बराबर। बाकी आपको लाइट के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन 10th स्टैंडर्ड में है। तो लाइट चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक लाइट, उसके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कुछ लाइट के इंपॉर्टेंट लॉज क्या हैं वगैरह वगैरह, कुछ लाइट से इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स, और जो बचा कुछ पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो हार्डली लाइट वाला चैप्टर 2 दिन का काम है, ठीक है। बट फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है पीछे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के, इन्हें रट्टा मार के रेडी रखो, ओके।